साथ साथ शायद बच्चे आ जाएं। जी बिस्मिल्लाह। तो हम जो है ना वो डायलैक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं उनमें जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं। तो हमने एक नई टर्म जो है वो डिफाइन की थी विच इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। एंड पोलराइजेशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और फिर हम इस पोलराइजेशन की मदद से हमने जो है ना उसको रीडिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस पी। पी इज द पोलराइजेशन। फिर हमने कहा था कि जो लीनियर मीडिया है उनके अंदर P इज प्रोपोर्शनल टू E होता है। P इज प्रोपोर्शनल टू E, और वहां पे हम D जो है फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और 1 प्लस काई E को हमने कहा था कि दिस इज कॉल्ड द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और जो अब जो परमिटिविटी ऑफ ए डायलैक्ट्रिक मीडियम जो है दैट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। और फिर हमने ये जो रीडिफाइन किया था गॉसेस लॉ को इन डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स, del dot D is equal to rho sub B. Rho sub B is the free charge density, and this is surface integral D dot ds is equal to Q. Q is the free charges. उसमें बाउंड चार्जेस जो हैं यहाँ D के अंदर छुपे हुए हैं, बाउंड चार्जेस यहाँ D के अंदर छुपे हुए हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर। और फिर हमने कहा था कि हम अगर डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स हों तो डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स की सरफेस के ऊपर जो जब एक डायलैक्ट्रिक मीडियम से दूसरे डायलैक्ट्रिक मीडियम में आप जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मीडिया के अंदर किस तरह कनेक्टेड होता है। तो हमने देखा था कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1 इज इक्वल टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 2। हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कंटीन्यूअस है, और डी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी है उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो इस रिलेशन से, इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड है। सिमिलरली जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं वो डी के जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, अगर सरफेस के ऊपर आपने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ बिटवीन द टू मीडिया, जो इंटरफेस है उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो फिर जो नॉर्मल कंपोनेंट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी इन मीडियम 2। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं वो इस इक्वेशन के थ्रू रिलेटेड हैं। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हैं जो हमने कल जो है ना वो डिराइव की थी, और ये भी उसी को हमने जो है ना वो दोबारा जो है कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा था। D1 और D2 के दो कंपोनेंट्स हैं, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल जो है। तो ये यहाँ तक तकरीबन हमने जो है ना वो पढ़ा था। तो हमने कहा था कि कल जो है इसी एग्जाम्पल पे वो जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उनको हम अप्लाई करेंगे। एक प्रीवियस एग्जांपल थी जिसमें हमने ये टेफ्लॉन के जो है ना वो वी लोकेट ए स्लैब ऑफ टेफ्लॉन इन द रीजन बिटवीन 0 एंड A एंड अस्यूम फ्री स्पेस लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। आउटसाइड द टेफ्लॉन देयर इज ए यूनिफॉर्म फील्ड, बाहर उसके फील्ड यूनिफॉर्म है। फाइंड द वैल्यू ऑफ D, E एंड P एवरीवेयर। हमें हर जगह पे इनकी वैल्यूज जो है ना वो फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ये फाइंड की थी। और टेफ्लॉन का जो काई है एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये आपको लिटरेचर में मिल जाता है विच इज इक्वल टू 2.1। तो आपको काई का पता हो तो फिर आप जो है ना वो बाकी यहाँ से जो है ना वो, या एप्सिलॉन आर का पता हो, दोनों चूंकि आपस में रिलेटेड है, एक का पता हो तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। ओके, बाउंड्रीज के ऊपर अब क्या होगा, तो या बाउंड्री कंडीशन चूंकि हमने जो है ना वो, आप देखें आगे पास तीन रीजन है, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज बिटवीन a एंड 0 एंड a। और एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a आपकी बाउंड्रीज हैं, वहां पे आपने आप फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि अब हमें बाउंड्री कंडीशंस का पता है। अगर आपसे मैं पूछूं जो फ्री स्पेस है तो उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, तो बच्चा बताएगा। फ्री स्पेस का 0 फ्री स्पेस का जो रिलेटिव परमिटिविटी या डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है बच्चे।
Yes, sir. है ना। उसकी जो जो ये जो ससेप्टेबिलिटी है काई सब ई, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, ये जो काई सब ई है, ये हाँ ये आप कह सकते हैं जीरो। वापस चले जाएं, ये देखो बच्चों, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू काई सब ई प्लस वन। आपके पास क्योंकि डायलैक्ट्रिक्स होते ही नहीं है, अगर डायलैक्ट्रिक्स नहीं होंगे फ्री स्पेस में तो ये चीज जीरो के बराबर होगी, ये काई सब ई विल बी जीरो। एप्सिलॉन आर, जिसको आप डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ज्यादातर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक में डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी इस बुक वाले कह रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है। एप्सिलॉन आर बच्चे ये आपके पास फ्री स्पेस के लिए 1 के बराबर आएगा, क्योंकि काई सब बी इज इक्वल टू जीरो है। सो एप्सिलॉन जो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्सिलॉन जो है फ्री स्पेस के लिए क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। वो हम ऑलरेडी यूज भी करते आ रहे हैं पिछले दोनों चैप्टर, 2-3 चैप्टर में यही चीज हमने इस्तेमाल भी की है। ओके, इंटरफेस पे किड्स आपने मालूम करना है, ये तो हमने वो जो पिछली अभी पावर पॉइंट में दिखा रहा था उसमें ये चीजें, ई आउट इज इक्वल टू ई नॉट, कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम नहीं है, और डी आउट भी ज़ाहिर है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई नॉट के बराबर होगा, और पी आउट जो है दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि बाहर कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो कोई डायपोल्स नहीं है, तो वहां पे आपके पास डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, या जिसको पोलराइजेशन कहते हैं, वो इस रीजन में भी और इस राइट हैंड साइड रीजन में भी और लेफ्ट हैंड साइड रीजन में भी पी आउट विल बी इक्वल टू जीरो, हम इसको ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं। जो बच्चे लॉबी में हैं इनको आप लोग परमिट करते जाएं, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर, क्योंकि बार बार मैं अगर स्विच करूंगा तो फिर हर्ज होगा, लॉजिकल सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा। सो डी एन जो है हमने किड्स मालूम किया था, डी एन जो है हमने, ये अगर आपको याद हो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, इन साइड डी एन जो है 2.1 एप्सिलॉन नॉट ई एन, और पी एन जो है 1.1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई एन, ये हमने मालूम किया हुआ। तो अब आप थोड़ा सा जहन में, मैं जो कि बता चुका हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बच्चे ये चीज़ें याद भी हो जाएंगी जी। डी एन इज इक्वल टू डी आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली नॉर्मल कंपोनेंट, ये तो आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट होगा, कोई और कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि आपके पास नजर आ रहा है इस फिगर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस ऑफ द बाउंड्री, उसके नॉर्मल है, कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट है ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल कंपोनेंट हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल कंपोनेंट अगर सरफेस के ऊपर चार्जेस ना हो, जो कि यहाँ नहीं है, तो उस सूरत में आपके पास जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डी है वो बराबर होगा। क्या मतलब इसका, कि डी इन विल बी इक्वल टू डी आउट, क्योंकि नॉर्मल कंपोनेंट है, एक्चुअली ये डी इन नॉर्मल इज इक्वल टू डी आउट नॉर्मल है, और यहाँ पे जो टोटल डी जो है वो नॉर्मल कंपोनेंट ही है, तो इसलिए यहाँ पे डी एन इज इक्वल टू डी आउट लिख दिया। और हमने ये पढ़ चुके हैं कि डी एन जो है डी आउट भी, और डी आउट किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई नॉट। तो डी एन किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन जो भी होगा, एप्सिलॉन टाइम्स ई एन, और एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ से ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड the Teflon will be equal to dN divided by epsilon r into epsilon naught। तो बच्चे ये डी आउट की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। एप्सिलॉन आर आपको पता है वो 2.1 हमने पिछली ये जब इसका पार्ट था एग्जांपल का उसमें इस्तेमाल किया हुआ है, तो 1/2.1 को अगर आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.476 ई नॉट ई एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है आपके पास ये होगा, और सिमिलरली आपके पास पी एन जो है वो काई सब ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई होता है ना, तो काई सब ई 1.1 के बराबर है, और यहाँ पे आप जो है वैल्यूज पुट कर दें, ई एन अब आपके पास मौजूद है, तो 0.524 ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। ओके एक और एग्जांपल है, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल हैज एन एक्सेस चार्ज ऑफ 10 कूलम, पॉजिटिव चार्ज है, a point charge of -15 coulomb is located at the center of the shell. Use Gauss's law to calculate the charge on the inner and the outer surface of the shell। जी बच्चों, inside the conductor electric field 0 होगा,
अब अगर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा, यहाँ पे प्लस, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने पॉजिटिव चार्ज इंटरनल सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इसको ट्रैक्ट कर लेगा। लिहाजा अगर यहाँ पे पॉजिटिव 15 आता है तो यहाँ पे फिर उसकी बस यहाँ पे -15 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे +10 ऑलरेडी था, तो अब ओवरऑल कितना बच जाएगा, -5 कूलम आपके पास यहाँ बच जाएगा। यस। सो इजी है ना। So यस। inside a conductor, electric field is equal to zero, static equilibrium है. So no field means no flux, whereas this means enclosed charge of any imaginary surface in the conductor. ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर जो है नेट चार्ज है ना वो that will be equal to zero. और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप प्लॉट करते हैं तो इस तरह का आपके पास जो है ना वो प्लॉट बनता है, क्योंकि डिफरेंट चार्ज जो है आपके पास। अब अगर कंडक्टर के बजाय वो कहते हैं इंसुलेटर हो, व्हाट विल बी द डिफरेंस इफ द शेल इज मेड ऑफ इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर होगा तो फिर क्या क्या आपके पास चेंज आएगी इंसुलेटर के केस में, देखिएगा। एक्सेस चार्ज गिवन टू द शेल विल नॉट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेवर मूव फ्रॉम इनिशियल लोकेशन ऑफ चार्जिंग, यहाँ चार्ज रखा वहीं पड़ा रहेगा, जाहिर है कंडक्टर तो नहीं है कि वो खुद से मूव करके चला जाए। The distribution of charges on the inner and outer surface of the shell is not homogeneous and cannot be determined. ये आप नहीं मालूम कर सकते, कंडक्टर के केस में आप मालूम कर सकते हैं। So the field E is not radially homogeneous, so electric field भी homogeneous नहीं होगा। So now the conducting spherical shell is replaced by an insulating one. अब वो प्रॉब्लम यहाँ पे बकायदा हमने डिफाइन कर दी विद एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 3। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये वाला, यहाँ में नीले रंग से दिखाया गया है, वो हमने कंडक्टर वाला शायद ग्रीन से दिखाया था। द शेल हैज नो एक्सेस चार्ज, शेल में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ -15 कूलम इज स्टिल लोकेटेड एट द सेंटर। वहां तो हमने वो +10 कूलम दिया था ना कंडक्टर को, वो नहीं है, अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है। At the center of the shell, determine the magnitude of the electric field E as a function of radius R. तो electric field को आप मालूम करें as a function of radius R. So the direction of the field is radially outward. Only normal components exist. आपके पास जो surface है, radial direction is normal to the surface होती है हमेशा। तो आपके पास जो electric field होगा, this will be in the normal direction. और ये आपको पता है कि dN1 is equal to dN2. So epsilon 1 En1 is equal to epsilon 2 En2। तो आप जो है ना वो En2 जो है बराबर होगा epsilon 1 over epsilon 2 divided by En1। So this is equal to, आगे पास जो फ्री स्पेस देखें इस सरफेस की, ये इंटरनल सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस की, ये वाली जो है यहाँ पे। तो आगे पास ये देखें कि ये जो फ्री स्पेस है यहाँ पे जहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसका एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसका एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन r 3 के बराबर है, तो एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा। सो En2 जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विल बी यहाँ पे जो बाउंड्री पे इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे क्या होगा, वो 3 टाइम्स लेस होगा, इससे 3 टाइम्स लेस होगा। और फिर उसके बाद जो है ना आपके पास वही चलेगा, वही जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है वही चलेगा, और वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसको वो तय करेगा। और अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके इंटरेस्टिंग है कि आप देखें आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर ये फर्क डाइलेक्ट्रिक ना होता तो यहाँ तक पहुँचने में तो वही आपके पास यूजुअल कूलम्स लॉ है कि E is equal to 1/4 by epsilon naught 15 over r square, 15 is the charge। और यहाँ पे आपके पास क्या हुआ कि यहाँ सरफेस के ऊपर क्या हो गया, आपके पास ये डिसकंटिन्यूटी आई, तो 1/3 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पे था इस साइड पे, उससे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, ये फिर चलता रहेगा आगे, आहिस्ता आहिस्ता वो इनवर्स स्क्वायर लॉ से ऐसे कम होगा। और फिर यहाँ पे आपके पास देखें उसके बाद फिर फ्री स्पेस आ गई है। अब यही वही बाउंड्री कंडीशन आप यहाँ पे लगाएं जो आपने पहले लगाई थी। अब यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे ये रीजन 1 है और रीजन 2 ये वाला है आपके पास, ठीक है। तो उसमें जो आप जो है ना वो अब आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन r ऊपर आ जाएगा, तो इससे जो यहाँ पे वैल्यू है उससे 3 गुना अचानक बढ़ जाएगा राइट हैंड साइड पे।
तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस तरह आ गए, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फिर आगे दोबारा फॉलो करना शुरू कर देगा। तो अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो इनसाइड द बिटवीन द चार्ज एंड द फील्ड पॉइंट, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आपके पास इस तरह वेरी करता है। और जो हमने जो बाउंड्री कंडीशंस एस्टेब्लिश की हैं वो हमारी हेल्प करती हैं कि आपके पास ये जो है ना ख़ास तौर पे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप इंटर होंगे तो फील्ड किस तरह चेंज होगा। मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बच्चे पूछ सकते हैं। ओके, जो अब हम आगे चलते हैं। सर जो पिछली एग्जांपल थी सर उसमें आउटर सरफेस पे सर किस तरह चार्ज आया था? मैं दोबारा जा वजह वो कंडक्टर था। सर जो आउटर सरफेस में -5 कूलम है सर, ये कैसे है? एक्चुअली प्रॉब्लम पड़े इसमें, जो आपने ऑलरेडी एक्सेस चार्ज 10 कूलम आपने दिया हुआ है इसको, तो 10 कूलम कहाँ जाएगा? जब भी कुछ चार्ज करते हैं कि कंडक्टर को, तो चार्ज क्या होता है, चाहता है दूर तरीन जाना, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है टू कीप द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो कहाँ होगा? यहाँ इस सरफेस को +10 कूलम जो आपने दिया यहाँ होगा। जब आप यहाँ पे +15 कूलम -15 कूलम रखेंगे तो क्या होगा? इस सरफेस इंटरनल सरफेस पे आपके पास -15 कूलम आ जाएगा, +15 कूलम आ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ अगर +15 है तो उसके बाद यहाँ पे -15 होगा। ऑलरेडी +10 था तो ओवरऑल कितना बनेगा आपके पास? -5 कूलम आपके पास बचेगा। ठीक हो गया जी तो सर। कंडक्टर्स था। अब आगे बढ़ डाइलेक्ट्रिक का केस भी हमने देख लिया कि डाइलेक्ट्रिक में आप किस तरह जो है ना वो इन चीज़ों को देखते हैं। अभी वही बाउंड्री कंडीशंस आप हमने देखें चैप्टर 5 में। मैं सारी समरी साथ साथ इसलिए रखता हूँ कि आप चीज़ें मिक्स ना करें। चैप्टर 5 में हमने देखा था कि दो आपके पास कंडक्टर और फ्री स्पेस के दरमियान बाउंड्री कंडीशन एस्टेब्लिश की थी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफरेंट डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स के दरमियान बाउंड्री कंडीशन जो है ना एस्टेब्लिश की हैं। अब हम जो है ना बाउंड्री कंडीशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं बिटवीन ए कंडक्टर एंड ए डायलैक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, so the boundary conditions existing at the interface between a conductor and a dielectric are much simpler than those previously discussed. First, we know that D and E are both 0 inside the conductor. ये हमारे लिए आसानी होगी। Second, the tangential E and D components must both be 0 to satisfy कि E dot dl जो है ना वो 0 है, तो tangential component of electric field 0 होगा जहां भी आपके पास कंडक्टर हो। तो कंडक्टर में हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में ये एस्टेब्लिश किया था कि कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नॉर्मल कंपोनेंट भी 0 होगा क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड होता ही सारा टोटली 0 है। और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्योंकि कार्डिनस होता है क्रॉस द बाउंड्री, तो अगर बिलो द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अप द सरफेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, तो हमारे पास 0 होंगे। सो फाइनली द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ शोज once more that both D and E are normal to the conductor surface and that D sub n is equal to rho sub s। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो एप्सिलॉन से आप डिवाइड कर देंगे उसको रो सब एस को, क्योंकि आपके पास D बराबर होता है एप्सिलॉन इनटू E के बराबर होता है। सो द बाउंड्री कंडीशंस फॉर कंडक्टर एंड फ्री स्पेस आर वैलिड आल्सो फॉर कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक बाउंड्रीज। ये हमने उसी दिए बाउंड्री कंडीशंस ऑलरेडी वहां पे मालूम की थी, लेकिन फ्री स्पेस के लिए थी। यहाँ फ्री स्पेस की जगह पे आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है। तो फ्री स्पेस में एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होता है और यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो दीज आर द बाउंड्री कंडीशन। डी टेंजेंशियल इज इक्वल टू ई टेंजेंशियल विच इज इक्वल टू 0 and D sub normal is equal to epsilon times E sub normal which is equal to rho sub s। तो ये बाउंड्री कंडीशन किड्स आपने यूज करनी है। So we will now spend a moment to examine one phenomena. Any charge that is introduced internally within a conducting material will arrive at the surface as a surface charge given Ohm's law and the continuity equation। आपके पास J is equal to sigma into E। Sigma is the conductivity, J is the current density, is the electric field intensity। और ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी चैप्टर 5 में, del dot J is equal to minus partial rho V over partial T। J की जगह पे बच्चों आप ये चीज पुट कर दें सिग्मा E यहाँ पे, तो del dot sigma E is equal to minus partial rho V over partial T। और D का क्या रिलेशनशिप है E के साथ, E का और D का, और वहां से D is equal to एप्सिलॉन into E होता है ना, तो D किसके बराबर, आप E किसके बराबर आएगा, D over एप्सिलॉन यहाँ पुट कर दें। तो del dot
सिग्मा ओवर एप्सिलॉन इनटू डी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी। और इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है। If we assume that the medium is homogeneous so that sigma and epsilon are not functions of position, ये देखें वापस जाएं बच्चों, अगर ये सिग्मा और एप्सिलॉन पोजीशन डिपेंडेंट ना हो, एक्स वाई जी पे डिपेंड ना कर रहे हो, यूनिफॉर्म हो थ्रू द मीडियम या कांस्टेंट हो, तो फिर ये डेरिवेटिव से पहले भी आप बाहर लिख सकते हैं इनको। और अगर बाहर लिखेंगे तो दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि डेल डॉट डी इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ओवर सिग्मा इनटू पार्शियल रो वी ओवर पार्शियल टी। तो बच्चों आपके पास ये जो डेल डॉट डी किसके बराबर है? मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन से रो सब वी फ्री चार्ज डेंसिटी हमने अभी भी एक का दिन जो कल क्लास थी उसमें स्टैब्लिश किया था, इसके यहाँ पे रो सब वी पुट कर दे तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जो हमारे लिए बड़ी यूजफुल है, जो हमें बताती है कि अगर आप किसी सरफेस पे आप किसी मीडियम के अंदर चार्ज जो है ना वो चार्ज इंड्यूस करते हैं तो कितने टाइम के बाद वो डिके करता है। तो आप देखिएगा बड़ा दिलचस्प है ये। मेकिंग द रफ assumption that sigma is not a function of rho sub v, it leads to an easy solution that at least permits us to compare different conductors. The solution of the above equation क्या होगा? ये देखें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें। रो सब v इज इक्वल टू रो नॉट e पावर माइनस सिग्मा और एप्सिलॉन टाइम्स t। रो नॉट इज द चार्ज इनिशियल चार्ज डेंसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा अगर आप चार्ज किसी कंडक्टर को देते हैं तो क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियली डिके करेगा टाइम के साथ साथ। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा? एप्सिलॉन ओवर सिग्मा, एप्सिलॉन ओवर सिग्मा। तो अब देखें जो आपके पास इसका मतलब है कि अगर कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जल्दी डिके करेगा ये चार्ज जो है। किसी जगह पर रखा है तो क्या होगा? दिस विल मूव टुवर्ड्स द सरफेस। सो गुड कंडक्टर्स हैव लो time constant. This means that the charge density within a good conductors will decay rapidly. आपके क्वेश्चन आपसे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ इसको समझाने के लिए कि अगर मैं किसी कंडक्टर की में किसी जगह पे चार्ज डाल रखता हूँ फर्ज किया, तो कितनी देर में यहाँ वहां से वो गायब हो गए। ज़ाहिर है उसमें सरफेस में जाना है तो कितनी देर में वो सरफेस में पहुंचेगा। ये इक्वेशन हमारी, ये सोल्यूशन हमारी हेल्प करता है उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए। We may then safely consider the charge density to be 0 within a good conductor. In reality, no dielectric material is without some few electrons. The conductivity is thus not completely 0. The charge induced internally in any of them will eventually reach the surface. ये देखो बच्चे, अगर फर्ज किया गुड कंडक्टर है, सॉरी गुड आइडियल डाइलेक्ट्रिक है, तो आइडियल डाइलेक्ट्रिक में कोई फ्री चार्ज नहीं होता तो सिग्मा 0 होगा। इफ सिग्मा हैपेंस टू बी 0 तो आपका क्या होगा? आपका जो चार्ज यहाँ पे रखा है वहीं रहेगा, डिके नहीं करेगा, सरफेस पे नहीं मूव करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास जो है ना वो वेरी गुड कंडक्टर है तो सूरत में सिग्मा जो है ना बहुत बड़ा होगा। तो क्या मतलब उसका कि आपके पास चार्ज जो है वो थोड़े से टाइम में ही वो जो है ना वो मूव कर जाएगा सरफेस के ऊपर, वहाँ चार्ज डेंसिटी जहाँ पे आपने चार्ज रखा था वहाँ से चार्ज गायब हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल लॉ है, उसको ये चीज़ फॉलो करती है। ओके, मेरा ख्याल है कैपेसिटेंस हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और ये नया टॉपिक है और उससे आगे इंशाल्लाह। यहाँ तक बच्चों को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है बच्चों, ओके फिर सर इंशाल्लाह ताला अगली ये जो असाइनमेंट है ना चैप्टर नंबर 5 की, वो मैं चाह रहा था कि वो मैं आपको बता दूं आज, चूंकि आप यस सर बताओ। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा भी था चैप्टर नंबर 5 के जो क्वेश्चन वो थोड़े से हैं, मैं तो कहता हूं सारी कर लें, पॉसिबल है करना। 26 है सर। हाँ तो सिर्फ 26 है तो मैं तो कहता हूँ आप माशाल्लाह आप लोग जवान आदमी है, क्या मसला है आप लोग कर लें। ओके सर कर लें। मैं 26 थोड़े से कम हो जाए तो ये हो जाएगा 20 सर। कर लें, लेकिन एग्जाम में फिर मैं सारे बच्चे पूछूंगा। ये सर बस मकसद आप सिलेक्ट समझ आ जाए। बट 20 तक कर लेना, बाकी फिर सारे आप बाकी फिर आप जो है ना वो बाद में कर लीजिए। 1 से 20 सर, फर्स्ट 20 फर्स्ट 20 असाइनमेंट में फर्स्ट 20 कर। ओके ठीक है बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर।